हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल ACE विद सीमा में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है और हमने जो अकाउंटिंग टर्म्स कल सीखी थी उसके बाद की आगे की टर्म्स आज सीखेंगे। और आज मेरी यही कोशिश है कि ये वाला जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहली टर्म है परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या है? खरीदना। और एक बिजनेस हाउस में अगर हम एक प्रोप्राइटर या एक ऑर्गेनाइजेशन फिनिश्ड गुड्स बेचने का काम कर रही है तो वो फिनिश्ड गुड्स किसी मैन्युफैक्चरर से लेकर आएगी। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में AC, फ्रिज, टीवी सब मिलता है और भी किचन अप्लायंसेस भी मिलते हैं। तो ये कहाँ से लेते हैं? जो होलसेलर है वहाँ से बाय करते हैं और इनके पास आता है और उसके बाद ये सेल करते हैं। तो इन्होंने पहले होलसेलर से बाय किया और फिर सेल किया। अब ऐसा होता है कि कई बार ट्रांजिट में गुड्स ख़राब हो जाती हैं, बारिश में हो जाती हैं, या फिर जैसे भी फ्रेश प्रोडक्ट खोलने के बाद भी अच्छा नहीं निकलता तो कुछ गुड्स रिटर्न भी करनी पड़ती हैं। तो जब रिटर्न की जाती हैं तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेजेस रिटर्न क्या कहा जाता है? परचेजेस रिटर्न। अब परचेज हमने की थी, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, जो भी हमारी प्रोप्राइटर का ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक यूनिट है, उसमें ख़रीद के लाए थे। तो हम जब रिटर्न करेंगे तो हम बाहर करेंगे ना, जहाँ से हमने ख़रीदा था उससे रिटर्न करेंगे। तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। तो इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलेंगे। तो परचेजेस रिटर्न को परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ये टर्म आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी इसलिए बता रही हूँ, इसलिए इसे याद भी रखना है। अगली टर्म है हमारी सेल्स। सेल्स क्या है? जब हमने फिनिश्ड गुड्स ली हैं, वो हमने बेची जब कस्टमर को, जैसे दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हमने उदाहरण लिया, तो हमने जब गुड्स बेच दी तो वो हमारी सेल कहलाई। और अगर कोई कस्टमर हमें गुड्स लौटाता है जो उसने हमसे खरीदी थी तो वो कहलाएगी सेल्स रिटर्न। क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न। क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न। और ये हमारे पास आई है जब हमने बेची थी तो इसको इनवर्ड बोलेंगे। तो ये क्या हो गई? रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न इनवर्ड। और वो क्या थी? परचेज रिटर्न आउटवर्ड। दोनों में अंतर समझ आया? जो हमने खरीदा था और हमने वापस किया बाहर आउटवर्ड, और जो हमने बेचा था और कस्टमर ने हमें रिटर्न किया वो क्या कहलाएगा? रिटर्न इनवर्ड। अब जैसे अगर हम अमेजॉन और मंत्रा वगैरह से शॉपिंग करते हैं तो जो हमारी परचेजेज हैं वो हमने ले लिया, और जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारी क्या होगी? रिटर्न आउटवर्ड। और अमेजॉन के लिए तो वो सेल थी और उसके लिए क्या होगी? सेल रिटर्न इनवर्ड। आई थिंक आप सबको ये वाला डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। अगली टर्म है हमारी गुड्स। अब आप कहोगे ये गुड्स क्या हैं? गुड्स हैं, जैसे अभी दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल लिया, हमने अप्लायंसेस खरीद के लाए और हमने किस लिए अपनी शॉप में या अपने यूनिट में क्यों रखे? क्योंकि हम उसको सेल करना चाहते थे। तो हमने जो मैन्युफैक्चरर था उससे ये सब खरीदा, किस लिए? सेल करने के लिए। और ये जो हमारी अप्लायंसेस आए वो क्या कहलाएंगे? हमारी गुड्स। क्या कहलाएंगे? गुड्स। लेकिन अगर हम एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं
और उसमें हम फैक्ट्री आउटलेट है, उसमें हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लो गारमेंट्स ही या पैरल बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या पहले खरीद के लाएंगे? रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे। रॉ मटेरियल में क्लॉथ भी हो सकता है और उस पर उससे रिलेटेड थ्रेड्स हो सकते हैं, डिज़ाइंस हो सकते हैं, मोटिव्स हो सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी के लिए थ्रेड्स हो सकते हैं। तो ये सब गुड्स कहलाएंगी रॉ मटेरियल। जब वो तैयार हो जाएगी तो वो फिनिश्ड गुड्स कहलाएंगी और फिर उनको बेचा जाएगा। उसमें से कुछ कई बार होता है जो आधा बना हुआ माल होता है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। अब एक और नई टर्म है हमारी, स्टॉक। क्या है? स्टॉक। इसको इन्वेंटरी भी बोलते हैं, इन्वेंटरी। स्टॉक जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ? जैसे हमारे ईयर एंड पर हमारा जो सामान बच गया वो उस समय तो क्लोजिंग है, जब नया साल शुरू होगा तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम पहले पूरा सामान बेच देंगे और ज़ीरो हो जाएगा फिर हम नया लाएंगे, ऐसे नहीं होता ना। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का उदाहरण लेते हैं तो उसमें रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण नई नई चीज़ें आ रही हैं। आप फ़ोन को ही ले लीजिए, हर 6 महीने साल बाद फ़ोन का नया मॉडल आ जाता है और पुराना वाला आउटडेटेड हो जाता है। तो अब जो बेच रहे हैं, जैसे क्रोमा वगैरह आपके मोबाइल्स बेचते हैं, तो ये थोड़ी है कि उनके पास जो पहला स्टॉक पड़ा है उसको बाहर फेंक देंगे, वो भी उनके स्टॉक में रहता है, वो उनका ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। और फिर नया जो फ्रेश स्टॉक ऐड होता है ये सब डेट वाइज होता है। इसी तरह से कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी स्टेशनरी शॉप है, कुछ भी है, उसमें पहले से भी एक स्टॉक होता है और फिर फ्रेश स्टॉक भी लिया जाता है। तो जो पहले से स्टॉक होगा वो ओपनिंग कहलाएगा फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने पर, और वही स्टॉक जब लेफ्ट ओवर बच जाता है तो क्लोजिंग ऑफ द ईयर पर कहलाता है, क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको ओपनिंग स्टॉक को स्टॉक इन हैंड भी बोलते हैं, स्टॉक इन हैंड, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म पर। हमारी नेक्स्ट टर्म है डेबिटर्स। नेक्स्ट टर्म क्या है? डेबिटर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको लायबिलिटीज में एक टर्म बताई थी, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन थे? जिनसे हमने लोन लिया था, मतलब जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा था। तो डेबिटर्स वो हैं जिन्होंने हमसे खरीदा, मतलब जो जिनको हमने उधार माल क्रेडिट पर माल सेल किया है, जिनको हमने क्रेडिट पर माल सेल किया है और उन्होंने हमारे पैसे देने हैं, वो कहलाएंगे डेबिटर्स। और जिनसे हमने माल क्रेडिट उधार पर खरीदा है और हमें उनके पैसे देने हैं, वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। अब इसमें डेबिटर्स में एक टर्म ये भी आती है, पर्सन और एंटरप्राइज हु ओज मनी टू द बिजनेस, हु ओज मनी टू द बिजनेस। ये वाला आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है ओज का? ओज का मतलब है, इसका लाइन का कहने का मतलब है दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी टू अस। उसने हमसे गुड्स ली हैं और क्रेडिट पे लिए हैं और उस पर ये दायित्व है कि वो हमारे पैसे देगा। अब इनके साथ एक और टर्म आती है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स REC, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या हुए? ये एक एक्सेप्टेंस है फ्रॉम द साइड ऑफ डेबिटर्स कि वो हमारे पैसे विद इन अ टाइम पीरियड दे देगा। अब टाइम पीरियड जो है दोनों की कंसेंट से ही तय होता है। 3 मंथ्स हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकता है, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स भी हो सकता है।
तो ही विल पे द अमाउंट इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। तो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर लिखकर वो देता है, वो कहलाता है बिल रिसीवेबल। पुराने ज़माने में भी जब व्यापारी आपस में व्यापार करते थे तो ये तब भी चलन था इसका, तब इसका नाम हुंडी होता था। और इसके साथ एक और टर्म आती है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी एक एक्सेप्टेंस है कि मैं अपने पैसे लौटा दूंगा, 3 मंथ्स 2 मंथ्स जो भी वो सेटल करते हैं उसमें दे दूंगा। वो किसकी तरफ से है, क्रेडिटर्स की तरफ से एक्सेप्टेंस है। और बिल्स रिसीवेबल जो है डेबिटर्स की तरफ से है। तो कहना जाए कि अगर मैं एक ओनर हूँ किसी एंटरप्राइज की, तो क्रेडिटर्स के लिए बिल्स पेएबल मैंने लिखा है कि मैं टाइम से दे दूंगी, और ये बिल रिसीवेबल जिनको मैंने क्रेडिट पर माल बेचा है वो मुझे लिख कर दे रहे हैं कि वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में वो हमारा जो है पैसा लौटा देंगे। समझ आई? तो डेबिटर्स कौन हुए, जिन्होंने हमें पैसा देना है, हमसे उधार लिया है, और क्रेडिटर्स जिनसे हमने पैसा उधार सामान खरीदा है और हमें उन्हें भुगतान करना है। डेबिटर्स उसी के साथ जुड़े हुए हैं बिल्स रिसीवेबल, और इसी के साथ जुड़े हुए हैं क्रेडिटर्स के साथ बिल्स पेएबल। ये लायबिलिटी साइड पर दिखाए जाते हैं और ये एसेट्स पर। ठीक है, ये एसेट साइड पर और वो लायबिलिटी साइड पर। अब चल रही है, आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली टर्म है हमारी वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक एविडेंस है, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रमाण है कि हाँ हमने ये सामान खरीदा है। इसमें 2 तरह के वाउचर होते हैं, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स और अकाउंटिंग। सोर्स वाउचर क्या होता है, जैसे कैश मीमो होते हैं, कैश बिल होगा, इनवॉइस हो गया, इनवॉइस, और डेबिट और क्रेडिट नोट। आप कहोगे ये क्या है? देखो, हम जब पहले भी कभी किसी शॉप से कुछ सामान खरीदने जाते थे तो हमें एक बिल बुक में बिल काट कर देता था, जिसकी कार्बन कॉपी उसके पास रह जाती थी और दूसरा हमें दे देता था। उसको कैश मीमो बोलते थे। आज भी हमें कैश मीमो मिलता है, लेकिन उसका ट्रेंड बदल गया है। आजकल आप किसी भी मॉल में या रिलायंस फ्रेश, जहाँ भी वेजिटेबल लेने या गारमेंट्स लेने या कुछ भी लेने जाते हैं, अप्लाइंसेस लेने जाते हैं, तो आपको एक कैश वाला ऐसा बिल रोल वाला मिलता है जो मशीन से निकलता है। दैट मशीन इज़ कॉल्ड कैश रजिस्टर मशीन। आजकल सभी जगह वही मशीन लगी हुई है, उसमें स्कैन करते हैं, उन्होंने कोड्स डाले हुए होते हैं और हमारा बिल बनकर आ जाता है। उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। डे एंड पर उनमें जितनी सेल होती है उसका मिलान किया जाता है। और अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो एक स्लिप हमें देते हैं और एक अपने पास रख लेते हैं। तो ये क्या है? वाउचर है। क्या है? सोर्स वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर क्या होगा? अकाउंटिंग वाउचर वो होगा जो जिससे हम अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर से एंट्री कैसे होगी? अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कैसे होगी? सोर्स वाउचर के थ्रू। अब पिछली क्लास में बताया था ना कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो रिकॉर्ड हम कैसे रखते हैं? बिल्स को ही तो रखेंगे ना। जो हमारे बिल्स आए हैं वही वाउचर्स हैं और उन्हीं के थ्रू भी दूसरे में एंट्री होती है। ये एक प्रोसीजर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। एक स्टॉक रजिस्टर्स भी बने होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टॉक रजिस्टर्स भी बने होते हैं। किसी स्कूल में आप काम करो, कॉलेज में काम करो, वहाँ भी बने होते हैं, क्योंकि जो सामान आता है उसकी एंट्री की जाती है और जो वाउचर होता है, जो बिल होता है, उस पर
उसकी डेट और उसका पेज नंबर और सीरियल नंबर भी डाला जाता है कि कहाँ उसकी एंट्री हुई। फिर उस बिल को लगाया जाता है जहाँ भी वो लगना होता है पेमेंट के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ज़्यादातर में क्रेडिट पर ही आता है और बाद में पेमेंट की जाती है, तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो सोर्स वाउचर भी इम्पॉर्टेंट है और अकाउंटिंग वाउचर भी। इसके बाद है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको ये समझ आ गया होगा ना, वाउचर मतलब कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट एविडेंस जो हमारे पास प्रूफ है कि दैट वी हैव परचेज द आइटम, एन एविडेंस दैट प्रूव्स दैट वी हैव परचेज द आइटम। अब उसके बाद आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और एक आता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे सेल करने के लिए, तो वहाँ पर एक डील होती है, कुछ कम रेट करवाया जाता है क्योंकि बल्क में सामान खरीद रहे हैं। तो वो जो डिस्काउंट हमें मिलता है 5%, 10%, 15% विच में भी, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। उसकी एंट्री सेलर भी करता है और बायर भी करता है अपनी बुक्स में। कैश डिस्काउंट होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हो गया जब हम गुड्स खरीद रहे हैं अपनी यूनिट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमने जो डील करी वो ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जैसे हमने बिल रिसीवेबल बनाए, तो कोई हमें टाइमली कैश पेमेंट कर देता है तो हम उसे थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं कि इसने ड्यू पेमेंट्स जो थी वो टाइमली कर दिया है, या टाइम से पहले भी कई बार कर देते हैं, तो उन्हें कुछ कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। मान लो हमने 15,000 रुपये उससे लेने थे और उसने हमें 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 15 दिन पहले दे दिए, तो हमने उससे 14,000 लिए, तो 1,000 का हमने क्या दिया? कैश डिस्काउंट। क्या दिया? कैश डिस्काउंट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब है कंटिंजेंट एसेट्स। कंटिंजेंट एसेट्स कौन सी होती हैं? ऐसी ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, वो भी मैं साथ ही लिख लेती हूँ। कंटिंजेंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो हमें अभी मिली नहीं है लेकिन भविष्य में मिल सकती हैं, और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ भी वो लाइबिलिटीज़ हैं जो अभी लाइबिलिटी हम पर आई नहीं है लेकिन आ सकती है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट पर कोई केस चल रहा है, उस केस में अगर उसे कुछ फ़ायदा होता है, उसे कुछ मिलता है, तो वो कंटिंजेंट एसेट्स में आएगा। और अगर उस पर कोई फ़ाइन लगता है या उसे कुछ पे करना पड़ता है केस में, केस के दौरान या केस की वजह से, तो वो उसका कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली कंटिंजेंट का क्या मतलब है कि जो अभी तय नहीं हुआ, मतलब भविष्य में हो सकता है हमें लाभ भी हो जाए, भविष्य में हो सकता है हमें कोई फाइन हो जाए जो हमें देना पड़े, तो वो कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। मतलब दैट नॉट अभी हमारे ऊपर अकर नहीं हुआ है, दैट नॉट कन्फाइंड येट, माइट अकर इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब दो चीज़ें हम एक और इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे इसमें, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल तो वो थी ना जो ओनर ने अपने बिजनेस में लगाई, मनी इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? मान लो उसने अपनी
जो भी उसका इकोनॉमिक यूनिट था उसका पूरा रेनोवेशन कराया, उसमें नए अप्लाइंसेस लगाए, नए कंप्यूटर्स, फुल्ली एसी यूनिट कर दिया और बढ़िया सा बनाया, अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन किया। तो उस पर जो खर्च किया वो किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसमें वो कोई नई एसेट भी खरीद सकता है और इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड, मतलब कोई एसेट भी खरीद सकता है या उसका रेनोवेशन और ऐसा भी कुछ वो करवा सकता है। रेनोवेशन भी कराएगा तो उससे उसी का फ़ायदा होगा ना, उसकी गुडविल बढ़ेगी, उसके एम्प्लॉयज़ को भी उसमें बैठकर अच्छा लगेगा। तो उसने लॉन्ग टर्म के लिए उसको इम्प्रूव ही किया है, तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको फिक्टिशियस एसेट भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि मान लो हमने अपना बिजनेस चलाने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट पर बहुत सा पैसा खर्च कर दिया। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर कंपनी पैसा खर्चती है ना, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, कैसे वो अपनी सेल को बढ़ाएं, क्या करें। तो अगर एक बार वो अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उस पर अच्छा सा खर्च करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं जगह जगह और भी चीज़ें करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी सेल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी और इसका फ़ायदा उन्हें कई सालों तक मिलेगा। मान लो 5 साल तक मिलता है। तो जो वो एक्सपेंडिचर उन्होंने इसमें करा, खर्च करा, तो वो उसको एक ही साल में तो नहीं दिखाएंगे, फिर उनको लॉस होने का खतरा हो जाता है। तो वो क्या करेंगे कि उसका कुछ हिस्सा उसको बांट सकते हैं 5 इयर्स में, कुछ हिस्सा हर साल एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में, और बाकी जो है वो एसेट साइड पे दिखाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही फिक्टिशियस एसेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो उसका जो उन्हें लाभ होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, वो बरसों तक होने वाला है, इसलिए वो उसको उसमें काउंट करते हैं। आई होप आपको पसंद ठीक समझ आ गया होगा। देखो आज हमने कौन सी टर्म्स पढ़ी? परचेजेस पढ़ी, परचेजेस रिटर्न जिसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सेल्स रिटर्न जिसको सेल रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने डेबिटर्स और क्रेडिटर्स पढ़े, फिर बिल रिसीवेबल पढ़े और फिर बिल्स पेबल वाले पढ़े। बिल्स रिसीवेबल जो है वो डेबिटर्स की साइड से एक्सेप्टेंस है कि हम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में पेमेंट कर देंगे, और क्रेडिटर्स जो है एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल के रूप में देते हैं कि हम इतने टाइम पीरियड में उतनी पेमेंट जो है कर देंगे। फिर हमने गुड्स पढ़ा। गुड्स क्या है? जो सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए। और फिर हमने स्टॉक पढ़ा, इन्वेंट्री भी जिसे बोलते हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स, ये सब आएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटीज़। वो लायबिलिटीज़ जो अभी हमारे को पता नहीं है हमारे आएगी या नहीं आएगी, जो अभी हमारे को मिली नहीं है, वो कंटिजेंट में आएगा। और कंटिजेंट एसेट जिससे अभी हमें लाभ हुआ नहीं है, भविष्य में हो सकता है, वो कंटिजेंट एसेट्स में आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हमने अपनी इकोनॉमिक यूनिट, अपना जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेलफेयर के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए खर्च किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और उसमें हम नई एसेट भी खरीद सकते हैं, और वो कौन सी साइड पे आएगा? एसेट साइड पर। फिर हमने पढ़ा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें वो उसको फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं, वो ना टेंजिबल है और ना इंटेंजिबल एसेट है। उसमें क्या है कि मान लो हमने एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा खर्च कर दिया ताकि हमारा सेल अच्छा हो सके, और उस एक्सपेंस को हम ओवर द ईयर्स बांट लेते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, तो उसको फिक्टिशियस एसेट में या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में माना जाएगा और एसेट साइड पर दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा? एसेट साइड पर दिखाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।
अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं बस, और एंड ऑफ द चैप्टर है ये। देखिए इसमें आता है अकाउंट। अकाउंट कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हम ये लिखेंगे, और वो टी शेप में होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट होता है और राइट हैंड साइड पर क्रेडिट होता है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये तो टर्म होती है। उसके बाद बैलेंस शीट जो होती है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाते हैं, वो भी टी फॉर्म में ही बनती है। सारे अकाउंट टी फॉर्म में ही बनते हैं। उसमें इस साइड पर एसेट्स होती हैं और इस साइड पर लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा बैड डेब्ट्स। क्या आता है? बैड डेब्ट्स। ये समझ आ गया आपको? अकाउंट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप लिखोगे बैलेंस शीट। ये सब बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जो पैसे डेबिटर्स से हमने लेने थे वो हम नहीं मिले, हमारे डूब गए, तो उनको बैड डेब्ट्स में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? बैड डेब्ट्स दैट नेवर रिकवर्ड। उसके बाद मतलब ये हमारा पैसा डूब गया, हमें नहीं मिला, वो क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स। उसके बाद आती है एक बुक वैल्यू। क्या है? बुक वैल्यू। इसको देखिए, मान लो हमने कोई मशीनरी खरीदी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इकोनॉमिक यूनिट के लिए, जो भी है, उसमें ये पहले साल तो हमने जैसे 5 लाख की खरीदी या कार खरीदी, जो भी है, वो पहले साल तो वो न्यू है। अगले साल में उसमें क्या हो जाएगा? उसकी बुक वैल्यू में थोड़ा सा कमी आ जाएगी। बुक जो आएगी वो क्या है? उसकी डेप्रिसिएशन, मतलब वो थोड़ी 1 साल पुरानी हो गई ना, उसका मॉडल भी पुराना हो गया। जब हम कार भी लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जब कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो कार की हमेशा वैल्यू लगाते हैं, वो कितनी है, और वो वैल्यू जो है वो कम हो जाती है पिछले साल से। तो पिछले साल से जो वैल्यू कम हुई वो डिफरेंस वो कहलाता है डेप्रिसिएशन, और उनको बुक वैल्यू पर ही दिखाया जाता है। जितनी उनकी वैल्यू उस समय रह जाती है वही दिखाई जाती है। इसके अलावा जो हम अकाउंट हमने अभी बनाया था, ये इसमें आती है डेप्रिसिएशन, जो हम वापस एवरी ईयर जो है हमारी कटती जाएगी बुक वैल्यू में से। ये आपके पास जो भी गाड़ी, स्कूटर या जो भी है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो, उनके इंश्योरेंस में बुक वैल्यू लिखी होती है और एवरी ईयर वो कम होती जाती है। तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। हर मशीनरी तो जैसे ही बाहर आती है ना, वो शुरू हुई, बस वो तभी से पुरानी होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए एंट्री, एक और चीज़ है एंट्री। जैसे भी हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जब अकाउंट में लिखते हैं उसको कहते हैं एंट्री। क्या कहते हैं? एंट्री। जैसे हमारा ये अकाउंट बनेगा, उसमें कैश अकाउंट, जो भी हम डेबिट या जो भी हम लिखेंगे, तो ये जो मैंने लिखा ये क्या कहलाएगा? एंट्री। क्या कहलाएगा? मैंने एंट्री करी है उस अकाउंट में, जर्नल एंट्री में, लेजर में, किस में, क्या करिए? ये कहलाएगी एंट्री। क्या कहलाएगी? एंट्री। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड चैप्टर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म्स का, ये आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप इसको रिवाइज करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।